क्वेश्चन है वो है विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज पैकेजिंग टिश्यू इन द बॉडी। देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है। अब पहली बात, इसका आंसर क्या होगा, पहले तो मुझे कमेंट करके बता दो क्या सबने आंसर किया है। ABCD, एडिपोस टिश्यू किया है, एरोलर टिश्यू किया है, कार्टिलेज किया है, या बोन किया है। क्या आंसर किया, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या सबने आंसर सही किया है, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू किया तो वेल डन। अब पैकेजिंग टिश्यू में एरोलर टिश्यू क्यों आएगा, एडिपोस टिश्यू क्यों नहीं आएगा, कार्टिलेज क्यों नहीं आएगा। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एरोलर टिश्यू बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हो सकता है एक दो वर्ड कट जाए स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। द रीज़न इज़ कि आपको बड़ा दिखाई दे जाए। PDF में आपको भी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू होता है, तो एरोलर टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोलर टिश्यू लूज है। अब लूज क्यों है, मुझे ये बात कमेंट करके बताओ। वाई एरोलर टिश्यू इज़ लूज, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर कैसे पैक्ड है, लूजली पैक्ड होते हैं। क्योंकि कोलेजन फाइबर लूजली पैक्ड होते हैं इसलिए ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये किसके बीच में जो है स्पेस को फिल करता है, ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। अब एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है उसको ही फिल करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरोलर टिश्यू, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखना, जो चीज़ बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, वो एग्ज़ाम के लिए अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है, जैसे कि हार्ट है। अब हार्ट बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ ही इतनी सारी है। और WHO के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे नंबर 1 डेथ का रीज़न क्या है, वो भी हार्ट डिसीज़ है, हार्ट अटैक है। हार्ट डिसीज़ में और तो बहुत सारी डिसीज़ आ जाती है, हार्ट अटैक भी आ जाता है और वो सब कुछ आ जाता है। तो एरोलर टिश्यू कैसे है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू रहेगा हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बन सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ये पॉइंट आपको लिख लेना, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ होता है, कोलेजन फाइबर से, ठीक है। अब पाया कहाँ जाता है, ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, जो ब्लड वेसल्स है उनको सराउंड करके रखता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन से भी अटैच होता है नीचे की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो स्किन है ना। स्किन क्या है, स्किन क्या है, टिश्यू है जो ऑर्गन है, जल्दी से कमेंट करो। स्किन क्या है, स्किन इज टिश्यू और स्किन इज ऑर्गन। वेल डन, स्किन इज ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन को मसल से ज्वाइन कर रहा है, इसके पास फाइब्रोब्लास्ट भी है, मैक्रोफेजिस भी है। जो हम ये एरोलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, इसी एरोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होएंगे, इसी एरोलर टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजिस होएंगे। मास सेल जो हिपैरिन रिलीज करते हैं, जो एंटीकोगुलेंट होता है। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देखना जरूर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 3, 4, 5 की PDF मैंने लेक्चर 5 में, नॉट लेक्चर 5, टिश्यू 5 नाम का जो टाइटल है उसमें अपलोड कर दिया, इकट्ठी है वो PDF, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। बट स्टिल आप जब लेक्चर सुनोगे तो एक्सप्लेनेशन जितने दे रखी है मैंने उससे कई ज़्यादा गुना एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि एग्ज़ाम में जितने भी असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं, सारे कवर तभी हो जाए, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल तभी कवर हो जाए। उसमें और भी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपके दिमाग में MCQ होगा, आप उससे रिलेटेड कर रहे हो तो भूलते नहीं है कभी भी। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होता है। ऑल तो एरोलर टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए कि यूनिवर्सल पैकेजिंग है बॉडी का, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, ये पैकेजिंग मटेरियल रहता है हमारी बॉडी का। NCERT में जो पॉइंट दे रखा है कि ये स्किन को मसल से अटैच करता है। इसके अलावा जितने भी लूज, CT का मतलब क्या है, CT वो नहीं जो CT मारते, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। CT मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये किससे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स होते हैं उनसे प्रेजेंट होता है। तो एरोलर, ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। एरिया भरने वाला, एरोलर, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब में एरोलर को एरोलर ही बोलते हैं, जो एरिया भर देता है। एरिया मतलब स्पेस। क्या बॉडी में खाली स्पेस होता है, बताओ, क्या बॉडी में खाली स्पेस है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है खाली स्पेस। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, हमारी बॉडी को ये कुशनिंग दे रहा है, हमारी बॉडी को ये मस्त बढ़िया प्रोटेक्शन दे रहा है। तो एरोलर टिश्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया और सबने आई होप तो सही आंसर ही दिया होगा। मैं कमेंट्स चेक करूँगी आपके आफ्टर क्लास किस किसने सही आंसर दिया है।
विच सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस इन कनेक्टिव टिश्यू? जल्दी से बताओ क्या आंसर रहेगा इसका, फास्ट जल्दी से रिप्लाई, सब करेंगे रिप्लाई ना, इसमें बहुत ही मतलब आपको खुद को होगा, एक कंपटीशन होगा किसने सही आंसर दिया। कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको जेलस नहीं होनी चाहिए किसी से कि हाँ उसका सही ना हो जाए, ठीक है उनका भी हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छी बात है, वो हमें बस एक प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी बात है, मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो, दोनों मिलके बढ़िया काम करें। तो विच सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस इन कनेक्टिव टिश्यू? फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब जान लेते हैं, ठीक है, कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। तो फैगोसाइटोसिस का फैगो मतलब सॉलिड, साइटोसिस मतलब कि सेल के द्वारा सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ कर लेना। दोबारा सुनो, सेल के द्वारा सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ कर लेना, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा रूप होता है मोनोसाइट का, उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजिस। अब क्वेश्चन आता है कि ये मैक्रोफेजिस होते क्या है? तो मैक्रोफेजिस एक्चुअली वाइट ब्लड सेल के अंदर ही आते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप बोलोगे ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या? हाँ जी ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो असर्शन तो बोलेगा, असर्शन दे दिया मैक्रोफेजिस आर कनेक्टिव टिश्यू, वाई, रीज़न बोलेगा क्यों, रीज़न क्योंकि रीज़न में हमें इसलिए लगा के देखना पड़ता है। सुनो एक बार ध्यान से सुनना, बहुत कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इस कंसेप्ट का, और बायो को एक बार भी अच्छे से कर लिया ना तो आप बोलोगे इतनी ईजी है लाइफ साइंस, इतनी ईजी हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली होता क्या है, जो जितने भी हमारे ब्लड में सेल्स है, इवन ब्लड पूरा खुद ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। आप बोलोगे क्यों, ये तो मुझे लर्न करना पड़ रहा है, मत करो लर्न, सुनो। क्या ब्लड कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है बॉडी में? कर रहा है ना। हम जो खा रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैंने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन हार्ट तक गई, दिमाग तक गई, सब तक गई, तो किसके थ्रू गई, किसने कनेक्शन किया? ऑक्सीजन तो हमने लेके पहले लंग्स को दी, फिर लंग्स से वो बॉडी के और ऑर्गन्स तक किसके थ्रू गई? ब्लड के थ्रू गई ना। क्या ब्लड कनेक्शन स्थापित कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो क्या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हुआ? बिल्कुल हुआ। अब ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, खून के अंदर जितने भी ब्लड के सेल्स है, जितने भी ब्लड के सेल्स है, अब ब्लड के सेल्स आप बोलोगे कितने हैं? रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, तो ये सब किसके अंडर आ गए? है ना, नो डाउट सेल्स है, बट सेल्स मिल के भी आगे, समझ रहे हो आप, टिश्यू। हाँ बट टिश्यू में भी ना एक चीज़ याद रखनी होती है कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सॉलिड नहीं होता, ये फ्लूइड होता है। तो मैक्रोफेजिस कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजिस ल्यूकोसाइट का पार्ट होते हैं। एक बात सुनना, थोड़े से बड़े होते हैं ये, इनको अमीबॉयड क्यों बोलते हैं? ये अमीबा नहीं होते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये अमीबा नहीं होते, ये अमीबॉयड होते हैं, मतलब अमीबा जैसी शेप होती है। हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में जिस भी ब्लड सेल की शेप अमीबा की तरह होगी उसको हम बोलते हैं अमीबॉयड सेल्स। दोबारा समझो इस कंसेप्ट को, हम सबकी बॉडी में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप, नॉट ऑर्गेनिज्म की, किसी भी सेल की शेप, क्योंकि अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ही है, किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की शेप किसकी तरह होगी? अगर अमीबा की तरह होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अमीबॉयड है वो सेल। क्या आप मुझे बॉडी में कोई और एग्जांपल दे सकते हो अमीबॉयड सेल का? दे सकते हो तो जल्दी से दो। अब करते क्या है ये मैक्रोफेजेस? देखो क्वेश्चन अगर आपने सही दिया है वेल डन, आंसर सही है तो वेल डन, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुननी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से पता नहीं और कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उससे ही बनेंगे, और एक नहीं बहुत 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 सारे बनेंगे क्वेश्चन उससे, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस क्या है? बहुत ही लार्ज सेल्स है, ये इंगल्फ कर रहे हैं, किसको इंगल्फ करेंगे? हमेशा ना एक अच्छी चीज़ सुनना, हमारी बॉडी के ये वाइट ब्लड सेल्स है ना, हमेशा खतरनाक मटेरियल को क्या करते हैं? इंगल्फ मतलब खा जाएंगे। किसको खाएंगे? बैक्टीरिया को खाएंगे। अब कौन से बैक्टीरिया? खतरनाक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है बैक्टीरिया, वायरस को खाएंगे। अब जो सेल्स बॉडी में मर चुके हैं, जिनका कुछ काम नहीं है, उसको खा जाएगी, डेड सेल्स को ये खा जाएंगे। अब ये प्राइमरली फैगोसाइट्स है। अच्छा फैगोसाइट्स, दोबारा, पूरी की पूरी बायो में, पूरी लाइफ साइंस में अगर कहीं वर्ड आ जाए फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइट्स, पहले उसका मतलब समझो। फैगो का मतलब होता है खाना, और खाना भी किसको खाना? सॉलिड मटेरियल, किसी बड़े चीज़ को खाना। साइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? कि अपने सेल की मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू?
कि अपना सेल बढ़िया तरीके से घुमाते हो, सेल के थ्रू बड़े मटेरियल को अपने अंदर ले जाना। मैक्रोफेज का फ़ायदा होता है उसको खाने के लिए कुछ मिल जाता है, हमारी बॉडी का भी फ़ायदा होता है कि गंदा मटेरियल उसकी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी का ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, अब ये प्राइमरी सबसे पहले यही करते हैं फैगोसाइटोसिस कनेक्टिव टिश्यू में। अब ये डेवलप कहाँ से होते हैं? हमारे डेवलप में मोनोसाइट्स होते हैं, वो छोटे होते हैं लेकिन बाद में वो बड़े हो जाते हैं। फिर आप बोलोगे ये इन्नेट इम्यून सिस्टम मुझे करना पड़ेगा क्या? एक बार आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अंदर साफ साफ मेंशन है डिसीज़ के बारे में, इन सब के बारे में, तो इन्नेट और एक्वायर्ड में फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है, इस इम्यून सिस्टम डिसीज़ेस के ऊपर जब इवनिंग में स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में टॉपिक है। अगर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में समझाया तो और क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो हम इम्यून सिस्टम के पार्ट्स को हम उसमें कर लेंगे, साथ में बीमारियों का एग्जाम्पल लेके। मैक्रोफेज, स्क्वेंजर, स्क्वेंजर मतलब खा जाएंगे, खा जाएंगे, किसको खाएंगे? खतरनाक मटेरियल को खाएंगे। किसका पार्ट है ये? सीटी का पार्ट है। सीटी कौन है? ये वाली सीटी नहीं जो मारते हैं, ठीक है, कईयों को तो आती भी नहीं है, मुझे भी नहीं आती। तो सीटी क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, डेराइव्ड फ्रॉम। हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि मैक्रोफेजेस किससे मिल के बने हैं। एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा, तो किससे मिल के बने हैं ये? तो ये बने हैं मोनोसाइट से। मोनोसाइट भी ब्लड के सेल्स है। अच्छा, इसको हिस्टियोसाइट से बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है, मैक्रो का मतलब भी बड़ा होता है, फेज मतलब खा जाना, बड़े मटेरियल को ये खाता है। इतना सा पॉइंट आपको याद रखना था। डन हो गया, पैकमैन है ये बॉडी का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आई होप से कोई डाउट नहीं है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो एक बार एक छोटा सा पॉइंट याद कर लेना कि कनेक्टिव टिश्यू में कभी भी फैगोसाइटोसिस आ जाए तो हमेशा आंसर मैक्रोफेजिस देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्रोफेजिस किसका टाइप है? मोनोसाइट का टाइप है। वैसे देखो बहुत एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान में देके कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्टामिन सिक्रेटेड इज एसोसिएटेड विद विच सेल? लिखो जल्दी से आंसर इसका। क्या आंसर आना चाहिए? कमेंट में सब लिखेंगे। जब आप आंसर को सोचोगे ना तो अपने आप ही समझ में आएगा कि हाँ गलत होता है, कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि गलत हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये तो प्रैक्टिस हो रही है। एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। देखो जब मेन एग्ज़ाम होगा उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अब गलत होगा तो कुछ सीखोगे ही सही कि हाँ क्यों गलत हुआ, इसलिए आंसर ज़रूर करो कि हिस्टामिन सिक्रीशन किससे एसोसिएट है? फाइब्रोब्लास्ट से, मास्ट सेल से, कॉन्ड्रोसाइट से या फिर ऑस्टियोसाइट से? पूरा नाम लिख देना कि फाइब्रोब्लास्ट आंसर है, मास्ट सेल आंसर है, कॉन्ड्रोसाइट आंसर है, जो ऑस्टियोसाइट आंसर है। क्या आंसर है इसका? बताइए क्या आंसर है इसका, बोल के बताइए। इसका राइट आंसर है मास्ट सेल। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से जो समझनी है, क्या हमने मास्ट सेल पहले भी पढ़ा है कहीं? मास्ट सेल क्या हमने हिपेरिन के लिए पढ़ा है? येस और नो करके बताओ। हाँ यस हमने पढ़ा है, मास्ट सेल हिपेरिन भी रिलीज़ करते हैं। और जो ये मास्ट सेल होते हैं ना बड़े मस्त होते हैं, ऐसे MST मस्ती याद कर लो, मत बोलो इन्हें मास्ट, ने बोलो मस्त सेल होते हैं, बड़ा मस्त काम करते हैं ये। हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट और ये उसमें था कोलेजन फाइबर में हेल्प करता है। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज से रिलेटेड है, ऑस्टियोसाइट बोन से रिलेटेड है। अब ये मास्ट सेल पहली बात होते क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ये ना छोटे छोटे ग्रेन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ग्रेन दानेदार, ग्रेन मतलब दानेदार, ग्रैन्युलेटेड होते हैं ये, कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट होते हैं। अब जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर एक होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन होता क्या है, ये पॉइंट बहुत समझने वाला है कि ये हिस्टामिन होता क्या है। तो ये हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जहाँ से हमारी बॉडी में खून बड़े आराम से जाता है। ब्लड वेसल मतलब जैसे ब्लड रक्त जा रहा है, खून जा रहा है, ब्लड वेसल को डायलिएट कर देते हैं। कभी भी पूरी लाइफ साइंस में वर्ड आ जाए डायलिएट करना, मतलब कि उसका एरिया बढ़ा देना। अब एक बात सोचो, एक है कोई भीड़ी सी गली, ठीक है, इतना ट्रैफिक है उसके अंदर, आसपास गाड़ियाँ है, वहाँ से चलना इजी है।
या फिर एक बिल्कुल खुली सी गली है जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे चलना ईजी। आप बोलोगे इसमें तो मैं दौड़ ही लूँगा, वैसे भी हमारे हरियाणा वाले तो दौड़ने में है ना फेमस है। तो मैं जब से बाहर आई हूँ तब से आई एम प्राउड ऑफ बीइंग कि मैं हरियाणा से हूँ। मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि मुझे सब ये फील कराने में रहते हैं कि अरे तुम तो उस स्टेट से हो, तुम तो उस स्टेट से हो। तो मुझे होता है कि बुराई क्या है उसमें, टेल मी दिस। तो मास्ट सेल ग्रेनुलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे हिस्टामिन सुनो, हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट करना मतलब कि ब्लड वेसल्स का एरिया बढ़ा देना। अब होगा क्या, अब देखो ब्लड आराम से दौड़ेगा, लेकिन हिस्टामिन के कारण क्या होता है, जब हिस्टामिन से ब्लड डायलेशन होता है, वैसोडाइलेशन होता है, तो कुछ एलर्जी सिम्टम बड़े आराम से म्यूकस बाहर आता है, स्नीजिंग होएगी, छींकी आएगी, काफ़ी बार ईचिंग होएगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट मास्ट सेल के लिए जो मस्त है, बड़े मस्त है और मस्त रहते हैं, हिपैरिन भी रिलीज़ होता है जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, आई होप सो। मैंने क्लास 5 कल के लेक्चर में पढ़ाया है हिपैरिन वाला कंसेप्ट, या फिर 4th लेक्चर में पढ़ाया, 100% पढ़ाया ये कि हिपैरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कौन से ब्लड सेल्स के एक्शन को रोकता है। कर दिया कमेंट, प्लेटलेट के एक्शन को रोक रहा है, वेल डन, वेरी गुड। याद है ना, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स के एक्शन को ये रोक देता है। इसके अलावा किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में। कौन, हिस्टामिन, मास्ट सेल की बात कर रहे हैं हम। इन्फ्लेमेशन में तो हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, एलर्जी सिम्टम ये कॉज करता है। एलर्जी होनी अच्छी है क्या, समटाइम बहुत ज़्यादा एलर्जी होना खतरनाक भी हो जाता है। इसका मैं एक लाइव जो रियल एग्जांपल है वो आपको बताऊंगी कि कुछ पर्सन को पीनट से इवन कुछ इनसे भी एलर्जी होती है, या फिर जो लोग ये नॉनवेज में ऑयस्टर वगैरह खा लेते हैं, ऑयस्टर एनिमल में तो नहीं आते बट और ग्रुप के अंदर आते, ये खा लेते हैं। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ, वो जो वैसो कंस्ट्रिक्टर कर देते हैं, वैसो डायलेशन से खतरनाक होता है, जो ब्लड वेसल को से कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं, वहाँ पे एयर ही नहीं जा पाती, जहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो चलो मास्ट सेल तो अच्छा काम करे, डायलेट करे, मरेगा तो नहीं बंदा, छींक लेगा, ईचिंग कर लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। मास्ट सेल हिस्टामिन मास्टर है जो हिस्टामिन को रिलीज़ कर रहे हैं, और मास्ट सेल क्या है, मस्ट कोज एलर्जी, ये एलर्जी करेगे ही करेगे, ठीक है। जो ये तो मुझे पता सब सही बताओगे, आई नो, और मैं वेट कर रही हूँ सबके आंसर देने का। सबने कमेंट कर दिया, क्या कमेंट किया, थोड़ा तेज बोल के भी बताओ ना मुझे क्या कमेंट किया, मुझे सुनाई देते हैं। तो मुझे सही सुनाई दे रहा है, एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल। कौन सा टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्यों राइट आंसर है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू बना होता है एडिपोसाइट से। सबके अंदर होते हैं बड़े 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 फैट के ड्रॉपलेट। अब ये जो फैट के ड्रॉपलेट होते हैं ये पुश करते हैं न्यूक्लियस को टू वन साइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि जो ये बड़े 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 फैट के ड्रॉपलेट है ये न्यूक्लियस को एक तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ठीक है यार, फैट स्टोर कर रहा है, कौन सा बड़ा काम कर रहा है। अरे ये मत सोचो बॉडी में फैट होना खतरनाक है, बॉडी में, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ फैट होना बहुत ज़रूरी है। और देखो हमारी मदर नेचर, प्रकृति माँ का वो देखो, मतलब कितने बढ़िया तरीके से रब जी ने हमें बनाया कि फीमेल्स में फ़ैट अमाउंट ज़्यादा है, मेल में कम है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न क्या है कि फीमेल को बर्थ देना है, वहाँ पे उसको ज़्यादा चाहिए एनर्जी स्टोर, हीट इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, थर्मो रेगुलेशन फीमेल को ज़्यादा चाहिए। क्यों, जब 9 मंथ तक एक नया जीव बॉडी में रहेगा तो क्या उसको थर्मो रेगुलेशन नहीं चाहिए। इसलिए ये बाय साइंटिफिक रीज़न नेचुरली क्या होता है कि फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा ही होता है। नेचुरली ऐसा होगा कि फीमेल में अमाउंट ज़्यादा ही रहेगी, रीज़न थर्मो रेगुलेशन। तो अगर एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए, रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है कि जब जैसे पुबर्टी आनी स्टार्ट होती है तो एडिपोज टिश्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के केस में, मेल के केस में नहीं बढ़ता, उनकी बॉडी मस्कुलर होती जाती है। तो फीमेल की बॉडी में एडिपोज टिश्यू क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज एक नए ऑफस्प्रिंग को, एक नए जीव को जन्म देने के लिए थर्मो रेगुलेशन चाहिए। थर्मो रेगुलेशन समझ रहे हो कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। हम
जो इतने बड़े हो गए, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा जो कम हो जाए तो क्या हालत हो जाती है। सोचो सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है तो कितनी ठंड लगती है। बहुत कम होने से बीमार भी पड़ जाते हैं हम। सेम इसके लिए रहता है, हाँ समर्स के लिए रहता है कि हमारी बॉडी तो मेंटेन है ना। कितने डिग्री पे मेंटेन है, 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मदर चल रही है, फिर रही है, काम कर रही है तो मैकेनिकल शॉक भी आएंगे, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्यों? एडिपोस टिश्यू है सराउंडिंग में। मैकेनिकल शॉक तो एडिपोस टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा, बच्चे तक कुछ जा ही नहीं, कहीं नहीं शॉक। तो फ़ायदा देखो आप। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ऑप्टिमम अमाउंट में एडिपोस टिश्यू होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि थर्मो रेगुलेशन का काम मेल में नहीं होता, मेल में भी ज़रूरी है, बट मेल में थोड़ा सा अमाउंट जो रहता है फीमेल के कंपैरिजन में कम रहता है। वो साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, जो येलो मैरो होता है वो एडिपोस टिश्यू में फ़ैट को स्टोर कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना याद रखना, फंक्शन याद कर लेना, थर्मो रेगुलेशन, मैकेनिकल स्टोरेज, मैकेनिकल शॉक से बचाना एंड एनर्जी स्टोरेज करना ज़रूरत के टाइम पे। मान लो 2 दिन तक आपने रखा व्रत तो बॉडी की सारी ग्लूकोज यूज़ होगी, बट तीसरे दिन भी बंदा जिंदा है। क्यों? एडिपोस टिश्यू तो जिंदा रहेगा, इसलिए होना भी चाहिए थोड़ी अमाउंट में। ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ ख़राब है, ज़्यादा अमाउंट में होगा फिर ख़तरनाक क्यों है वो हम पढ़ेंगे जो हम हार्ट डिसीज़ पढ़ेंगे कि भाई ये हार्ट ब्लॉकेज वगैरह करेगा, वो चीज़ गलत है। तो एडिपो वर्ड आया है फैट के लिए, ठीक है। एडिपोसाइट फैट के सेल्स के लिए आया है, तो एडिपो का मतलब ही होता है फैट के सेल, तो एडिपोस, ठीक है, मतलब कि डिपॉजिट ऑफ फैट। जो फैट को अपने पास कहेगा आ जा फैट भैया, तो उसको हम स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, तो उसको ज़िंदा नहीं रखने देंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आंसर दे दीजिए। कार्टिलेज सेल्स जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स आर लोकेटेड इनसाइड विच स्ट्रक्चर। अच्छा है ये क्वेश्चन, तो आंसर दीजिए, गलत होने से मत डरिए। गलत होगा तो क्या हुआ, कुछ सीखोगे ही सही, कोई आपको यहाँ ऐसे जज नहीं करने वाला है। हाँ लेकिन अगर आप आंसर दे रहे हो तो अच्छी चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो रही है यार अभी यहाँ पे, अभी तो नहीं हो रही नेगेटिव मार्किंग, तो आंसर दो ना। आंसर दो, और आज लास्ट में मुझे ना अपने परसेंट भी बताना, कितने परसेंट बने आपके सही आंसर के। अपने आप को तो पता ही होता है ना कि मेरे इतने परसेंट बने, तो देखो क्या कितने परसेंट बन रहे हैं। क्या 60% से ऊपर परसेंट बन रहे हैं? मैं चाहती हूँ 90% से ऊपर परसेंट बने। कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स आर लोकेटेड इनसाइड विच स्ट्रक्चर? कैनालिकुलाई, ओस्टियोन्स, लेक्यूने और हेवर्सियन कैनाल। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका सुनेंगे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमें ना ऑप्शंस को काटना भी होता है, जैसे कि कार्टिलेज सेल आ गया। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 और 5 आप ध्यान से देखना, मैंने हेवर्सियन कैनाल बताया आपको। हेवर्सियन कैनाल कौन सी कैनाल होती है? बोन वाली होती है, जो बोन के सेंटर से जाती है। तो जिसने लेक्चर सुना था हेवर्सियन कैनाल को तभी गलत कर देगा, अरे हेवर्सियन कैनाल गलत है। फिर जिसने लेक्चर पहले वाला सुना हुआ है वो ओस्टियन को भी गलत कर देगा, अरे ओस्टियन भी गलत है। जो लेक्चर नंबर है वो कैसे है? वो है क्लास नंबर, टिश्यू 6 मतलब क्लास नंबर 6। तो ओस्टियन भी कर देगा, ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। तो ये बोन के लिए क्या वर्ड आता है? बोन के लिए जो वर्ड आता है वो ओस्टियन वर्ड रहता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा गलत ये समझ रहे हो कि क्यों ये नहीं है तो आपको हो जाएगा। इसके अलावा जो हेवर्सियन कैनाल और कैनिकुलाई है ये कार्टिलेज के पास होती नहीं है, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स रहते हैं। अब समझो, क्वेश्चन था हमारे पास कि कार्टिलेज सेल्स किस स्ट्रक्चर के अंदर लोकेट करते हैं, तो आंसर था लेक्यूने। पहली बार समझो कि कार्टिलेज सेल्स को बोलते क्या है। वैसे तो आपको कभी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, सी मतलब कार्टिलेज, सी मतलब कॉन्ड्रो, ठीक है। कभी भी वर्ड साइट आ जाए ना, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, बर्डन मत दो, मत रटो। साइट मतलब सेल, CYTE, साइट मतलब सेल, ठीक है। अब कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पे बैठते हैं भैया? कॉन्ड्रोसाइट्स सिट इनसाइड स्मॉल फ्लूइड कैविटीज़। कहाँ बैठते हैं? बड़े आराम से छोटी 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 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है। जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं लैक्यूने। डन। जो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ है, दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ इज नोन एंड लैक्यूले। अब समझो, एक खाली जगह है,
ठीक है, उसमें तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ के अंदर बैठे के आराम से कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स, जो खाली कैविटी है उसको हम बोल रहे हैं लैक्यूने। क्या बोल रहे हैं? लैक्यूने। अब वो लोग इतने गंदे गंदे नाम, अरे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर तब हमें लगता है एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। और लाइफ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे न्यूमेरिकल की संख्या ना के बराबर आएगी, एक दो आ जाएगी मेंटल से, जेनेटिक्स से, जहाँ ब्लड पे आ जाएगी। इसके अलावा आपके सारे क्वेश्चन होएंगे जहाँ पे आपको एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए, और हर क्वेश्चन में अलग टाइप की एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। हर क्वेश्चन छोड़ो, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट पूछ लो, चारों स्टेटमेंट में ही आपको 4 अलग अलग टाइप की नॉलेज चाहिए। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्ड्रोसाइट, एक मैंने आपको क्या बोला, हमारी बॉडी के अंदर ही फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, खाली जगह है, उसको हमने लैक्यूने बोला, जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट आराम से बैठते हैं। क्या होता है, कार्टिलेज के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम कॉन्ड्रोइन बोलते हैं, वो भी वहीं होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स भी वहीं होते हैं। क्वेश्चन ने बस इतना सा पूछा था कि कार्टिलेज सेल्स किस में बैठते हैं, तो आपको मैंने ये नहीं कहा रट्टा मार लो लैक्यूने। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट और याद करने के लिए बोला कि लैक्यूने होता क्या है, कैविटी होती है। कैविटी कैसी होती है? फ्लूइड फिल्ड होती है। अब सुनो, बोन के सेल को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, ये भी बैठ जाते हैं लैक्यूने में, फ्लूइड फिल्ड कैविटी में। लेकिन 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 कभी भी कार्टिलेज बोन के अंदर नहीं बैठेगा, ठीक है। बोन के पास ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, बोन के पास कैनाल्स होती है, ये हेवर्सिन कैनाल होती है और कैनालिकुलाई होता है। ऑप्शन में देखो, जो पहला ऑप्शन था वो था कैनालिकुलाई का, पहला ऑप्शन देखो कैनालिकुलाई का ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था ओस्टियोन का। कैनालिकुलाई तो पहली बात हेवर्सिन और कैनिकुलाई का दोनों मिलके बोन के अंदर होती है, और ओस्टियन तो होती है ब्लड के सेल है, तो ये ब्लड के सेल पाए जाएंगे लैक्यूने में। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता क्या ब्लड के सेल भी पाए जाते हैं, तो ब्लड के सेल भी पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से स्ट्रक्चर में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं लैक्यूने में। अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, आई नो कईयों के लिए कंसेप्ट शायद नया होगा, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा सुन लो कि जो लैक्यूने है ना, बस वो एक फ्लूइड फिल्ड एक जगह है, खाली जगह है जहाँ पे फ्लूइड था, जहाँ पे सेल्स बैठते हैं, कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स बैठते हैं, बस। होता क्या है बोन में और कार्टिलेज में डिफरेंस? क्या बोलोगे, अरे कार्टिलेज मुड़ जाएगा, बोन मुड़ेगी नहीं। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये तो पूछेगा चलो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस, तो थोड़ा सा और अच्छा पॉइंट क्या बनता है कि बोन के पास हेवर्सिन और कैनालिकुलाई है, जो कार्टिलेज के पास नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल भी नहीं है। तो चाहे कॉन्ड्रोसाइट है चाहे ओस्टियोसाइट है, दोनों लैक्यूने में होती है। एक और तरीके का क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है, क्या ओस्टियोसाइट भी बैठेगी लैक्यूने में? बैठेगे। क्या कॉन्ड्रोसाइट भी बैठेगी? बैठेगे। एक्सप्लेनेशन में एग्जाम पॉइंट में येलो कलर से देखो लिखा हुआ है स्लाइड में। और हेवर्सियन कैनाल क्या होती है? बोन की। ओस्टियन की क्या होती है? सेंट्रल कैनाल होती है। कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल नहीं होते। अगर ब्लड वेसल नहीं है तो क्या ब्लड होगा क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अगर इनके पास ब्लड वेसल नहीं है तो क्या ब्लड होगा? अगर ब्लड वेसल नहीं है तो ब्लड भी नहीं होगा। वेल डन। तो लैक्यूने, लिटिल केव, के मतलब गुफा, छोटी सी गुफा जिसके अंदर होलो है, खाली है, जहाँ पे आराम से कॉन्ड्रोसाइट बैठेंगे, चाहे दोनों बोन है चाहे कार्टिलेज है, दोनों ही लैक्यूने केव में बैठती है। पिन्ना की बात पूछ ली। क्वेश्चन देखो अच्छा क्यों है, क्वेश्चन में सारे एग्जांपल ही कार्टिलेज पे, आप नोटिस कर रहे हो, क्वेश्चन में सारे के सारे एग्जांपल किस पे? सारे के सारे एग्जांपल ही कार्टिलेज के ऊपर है। अब बताओ कौन सा कार्टिलेज आंसर आएगा? अभी तक तो आपने सबने ये पढ़ा है कि पिन्ना मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर, जहाँ पे हम जिसको सजाते हैं, इयरिंग्स डालते हैं जिस पार्ट में, तो कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल ईयर में। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रो कार्टिलेज या कैल्सीफाइड कार्टिलेज? जल्दी से एक टाइप कीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके टाइप करने का। कर दिया टाइप? सबने टाइप कर दिया? वेल डन। इलास्टिक।
तो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल ईयर में होता है। क्यों होता है इसको भी समझते हैं। आप अपने कान को पकड़िए, अपने अपने कान को पकड़िए, है ना। ऐसा ना हो कि घर में छोटे बच्चे हैं और उनके कान को पकड़ के मरोड़ रहे हैं, जो कोई बड़ा उसको ऐसे मत करना। अपने कान को पकड़ के एक बार घुमा कर देखिए, क्या बढ़िया तरीके से इलास्टिसिटी है क्या आपको? हाँ बिल्कुल है। तो इलास्टिक कार्टिलेज के पास बड़ी इलास्टिसिटी है, क्योंकि उसके पास इलास्टिक फाइबर होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ सकता है ना। हमारे कान मुड़ सकता है ना, तो मुड़ के देखिए कहाँ पे लोकेशन होती है, ईयर में होती है। इसके अलावा और कहाँ होता है? तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस, कान के अंदर की तरफ चले जाइए, जो दिखाई तो नहीं देगा। ईयर इसमें स्टीजियन ट्यूब होती है जो आगे इसको हमारे फेनेक्स वाले पोर्शन से जोड़ती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब सुनो, ऑप्शन में था हाइलिन कार्टिलेज, वो कहाँ होता है? क्योंकि अभी पूछा है आपसे इलास्टिक कार्टिलेज से क्वेश्चन किस पे था? कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है पिन्ना में, एक्सटर्नल ईयर में? आंसर हमने किया इलास्टिक कार्टिलेज। एक पहला ऑप्शन देखिए हाइलिन कार्टिलेज पे है ना, हाइलिन कार्टिलेज पे। अभी हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होता है? हमारी जो नाक की टिप होती है वहाँ पे होता है। इसके अलावा और कहाँ होता है हाइलिन कार्टिलेज? तो हाइलिन कार्टिलेज हमारी नोज़ की टिप पे तो होता ही होता है। हमारा जो हवा वाली पाइप होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ये वाला पॉइंट पता है और जगह से कवर हो रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो विंड पाइप है उसकी जो रिंग्स होती है उसमें भी हाइलिन होता है, आर्टिकुलर सरफेस है उसमें भी होता है। अब सुनो, आप बोलोगे फ़र्क ही क्या हुआ, कैसे याद करूँ मैं? जो कार्टिलेज बहुत सारे टाइप के हैं, जो कार्टिलेज सबसे ज़्यादा इलास्टिक है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। याद करने का तरीका जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, कभी नहीं भूलोगे। अपने कान को घुमाओ और अपने नाक को घुमाओ, कौन ज़्यादा घूम रहा है? सही में बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, लेकिन देखो आप इसके लिए टेस्ट भी है, उसको बोलते हैं बेंड टेस्ट। बेंड मतलब मोड़ के देखो, खुद से मोड़ के देखो और खुद का ही मोड़ के देखना, किसी और को पेन मत करना। और आपको पता है अगर कभी नींद आ रही हो, आप हमारे ईयर पे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं। हम ईयरिंग डाल रहे हैं, कान में छेद करा रहे हैं, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, बिकॉज ये एक्वा प्रेशर पॉइंट का डायरेक्ट कनेक्शन, बहुत डायरेक्ट एक्वा प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे हमने ईयर पियर्सिंग कराई है। तो ईयर पियर्सिंग इसलिए अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है फीमेल ही करा सकती है, मेल भी करा सकते हैं ईयर पियर्सिंग, बस एग्ज़ाम में अपने यहाँ रिमूव करके जाना, ईयरिंग वगैरह रिमूव करके जाना। वरना ईयर पियर्सिंग है, ईयर में डालना चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए। तो आप अपनी जहाँ पे ईयर पियर्सिंग हुई है उसको फोल्ड करके देखो, वो ज़्यादा मुड़ रहा है या फिर नोज़ की टिप ज़्यादा मुड़ रही है? करके देखा सबने? यस और नो? आप बोलोगे ईयर ज़्यादा मुड़ रहा है। तो जो कार्टिलेज ज़्यादा मुड़ता है वो इलास्टिक होता है। नोज़ की टिप मुड़ती है बट उतनी नहीं मुड़ती जितना ईयर मुड़ता है, तो उसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है। सिमिलरली हमारे जो ट्रैकिया में रिंग होती है, सॉफ्ट तो नहीं होती भाई, अच्छी खासी हार्ड होती है, उनका काम ही होता है हार्डनेस प्रोवाइड करना, काम नहीं होता, प्रिवेंशन काम होता है। कोलैप्स से प्रिवेंशन वो ना हो जाए भाई, कभी विंड पाइप कल को ऐसे हो गया, हवा कहाँ से जाएगी अंदर। तो फाइब्रोकार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी है, 2 जगह से टॉपिक कवर हो रहा है ये। अब ये मत सोचो हम खाली टिश्यू कर रहे हैं, हम एक यूनिट साथ में और कर रहे हैं, एक यूनिट साथ में हम और कर रहे हैं फाइब्रोकार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो पिन्ना में, एपिग्लोटिस में, इनमें होता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो नोज़ का सेप्टम है, ट्रेकिया की रिंग है, इसमें होता है हाइलिन कार्टिलेज। जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है उसके अंदर होता है फाइब्रो कार्टिलेज, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। क्या हमारा कान मुड़ सकता है? ठीक है, अगर हमारा कान मुड़ सकता है तो हो गया इलास्टिक। तो बढ़िया सा टेस्ट है इसके लिए, लीजिए अपना ईयर और ईयर को फोल्ड करके देखिए, अगर मुड़ रहा है तो हो गया इलास्टिक। आई होप सबको क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से बता दो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? बोल दो वेल डन, समझ में आ गया, हमें अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो एक बार बोल दो नहीं आया समझ में, दोबारा समझा देती हूँ अगर समझ नहीं आया तो। आई होप सबको समझ में आ ही चुका होगा। आ गया समझ में? चलो, जो मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं?
जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, कॉन्ड्रेन, जो तभी हमने किया कि कार्टिलेज के, इसको मैं एक्सप्लेन जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। कार्टिलेज मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। बोन का अगर क्वेश्चन आ जाए, हाँ बोन का अगर क्वेश्चन आ जाए तब आंसर ओसिन होगा। अब एक बार एक्सप्लेनेशन पे रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि कॉन्ड्रिन वाला कंसेप्ट हमने पहले भी कर लिया है। अब एक बार ओसिन पे रुक जाओ, ये वाला कंसेप्ट अच्छे से करना है। जो बोन है, हमारे पास हड्डी है, हड्डी के अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस मैट्रिक्स को हम ओसिन बोलेंगे। ये कोलाजन बेस्ड होता है। कोलाजन तो ठीक था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट आया उसने इसको क्या दे दी, बड़ा शक्ति, बड़ी हार्डनेस दे दी। कैल्शियम फॉस्फेट मतलब हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ठीक है, नॉट पेप्टाइड, एपेटाइट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के फेवरेट मैचिंग एमसीक्यू भी है कि बताओ किस में क्या होता है, किस में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है। वैसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही पूछा था कि बॉडी में और कहाँ पाया जाता है, बताओ। कार्टिलेज मैट्रिक्स होगा कॉन्ड्रिन में, बोन के अंदर जो होगा, देखो एक्सप्लेनेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन कार्टिलेज था, हम और क्या बन सकता है, बोन पे बन सकता है सेम क्वेश्चन, हमने बोन भी कवर कर लिया। केमिकल पे बन सकता है, बताओ कौन सा केमिकल होगा, हमने वो भी कर लिया। इवन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर कर लिया। हो सकता है केमिस्ट्री में पूछ ले कि बताओ फॉर्मूला क्या है भाई इस कैल्शियम, क्योंकि पूरा चैन होती है ना, कैल्शियम फॉस्फेट तो वैसे क्या होता है, Ca3PO4 ट्वाइस है ना, कैल्शियम की वैलेंसी अपनी 2 होगी और फॉस्फेट ग्रुप की 3 होगी, PO4 3 नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, तो ये Ca10PO4 6 और OH ट्वाइस होता है, हार्डन बोन के अंदर है ना भाई, तो हार्डन हो जाता है ये। तो ये मैंने आपको इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला बता दिया कि जितने भी, हमारा टारगेट तो पूरी साइंस कवर करना है ना, जितने भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू बन सकते हैं हम सारे एक्सप्लेनेशन में कवर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन करना मतलब कम से कम इस पे बेस 9 एमसीक्यू बन जाएंगे। कार्टिलेज मैट्रिक्स में क्या है, कॉन्ड्रिन है। अच्छा कॉन्ड्रिन पहला, कार्टिलेज मैट्रिक्स में है क्या, कॉन्ड्रिन है। दूसरा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, फर्म। दूसरा फर्म, सॉफ्ट। तीसरा फीचर क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। चौथा किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से, जब म्यूकोप्रोटीन एक ही बात है। अच्छा सेम क्वेश्चन जो पांचवा बोन से, बोन में क्या होता है, ओसिन होता है। छठा किस पे बेस्ड होता है, कोलाजन में। इसको हार्डन कौन करता है, कैल्शियम फॉस्फेट करता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख रहे हो कितने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन से, तो एक्सप्लेनेशन को करना है ध्यान से। ये कॉन्टिन्यू वाला पॉइंट लिख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताओ, बोन सेल्स आर कॉल्ड, bone forming cells are called, क्या बोलते हैं बोन बनाने वाले सेल्स को, लिख दिया सबने। ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट तो क्रश कर देते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन को जो क्रश कर देगी उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। कॉन्ड्रो तो पहली बात यूज़ ही कार्टिलेज के लिए होता है। तो याद करने का तरीका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, अच्छे से करना है आप सबको, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, किसको बनाते हैं, ऑस्टियोइड को बनाते हैं। और यही ऑस्टियोइड क्या हो जाता है, मिनरलाइज हो जाता है और बोन को बड़ा हार्ड बना देता है, बड़ा सख्त सा बना देता है बोन को, ठीक है, बोन को बड़ा हार्ड सा बना देता है। अब ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो अपोजिट काम करते हैं। क्लास्ट मतलब तोड़ देना, किसको तोड़ देना, बोन को तोड़ देना। बोलोगे बड़े गंदे होते हैं ये, तो बड़े गंदे होते हैं, क्या कोई गंदी चीज़ भी अच्छी हो सकती है, हाँ भगवान ना करे, लेकिन जिनकी जब फ्रैक्चर वाला केस होता है, बचपन में खेलते हुए सबको एक आधी बार हुआ होगा बोन फ्रैक्चर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वहाँ पे बचपन में कितनी जल्दी जुड़ती है। आई डोंट वांट किसी के साथ हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्योंकि पेनफुल कंडीशन रहती है, जब उस पेन को दूर करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो गलत तरीके से ना जुड़ जाए, मान लो गलत जुड़ने लगती है, जैसे ही बोन गलत जुड़ने लगेगा ऑस्टियोक्लास्ट, अरे ऐसे कैसे गलत जुड़ रही हो बोन, तुम्हें शर्म नहीं आती गलत जुड़ते हुए,
इस पर्सन की पूरी बोन का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, चलो तोड़ो इसको, यहाँ से तोड़ो, क्रश कर दो। ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं वेल डन, थैंक यू ओस्टियोक्लास्ट, तुमने सही तोड़ा, तुमने सही किया, इसको तोड़ दिया, अब मैं सही तरीके से नई बोन को बना दूंगा, बोन के सेल को बना दूंगा। बस फ़र्क इतना रहता है, जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनकी बोन जल्दी जुड़ती है। अब जो पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड है उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ओल्ड एज में ये सेल्स भी बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी काम नहीं करते, डिवाइड कहाँ करते हैं, पढ़ते हैं तो हम सेल डिवीज़न में, विद एज सेल डिवीज़न कम होती जाती है। तो ओल्ड के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओल्ड की भी बोन कभी नहीं टूटनी चाहिए, कभी नहीं टूटनी चाहिए ओल्ड की बोन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी ओल्ड पर्सन की बोन को कुछ हो जाए तो। छोटी सी बोन, आपको पता है हमारे जो रिस्ट होती है उसके अंदर कार्पल 8 हड्डियाँ होती है। तो मेरी मम्मी को क्या हुआ, हल्का सा उनका बस हाथ ऐसे हुआ था, गिरे थे, हाथ के बल गिरे थे, और बस हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि हम तो जानबूझ के ऐसे, छोटे छोटे बच्चे तो आपने देखा होगा जानबूझ के फिसल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, जो हो भी रहा है तो जुड़ जाएगी बोन। तो उनकी 3 बोन फ्रैक्चर होगी, वो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़ने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं बोल रही हूँ किसी बड़े बंदे के साथ कभी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये ना तो ओस्टियोक्लास्ट जल्दी काम करते, ना ओस्टियोब्लास्ट जल्दी काम करते, क्योंकि विद एज बोन की कैपेसिटी कम होती जाती है, बोन के सेल्स की। तो हाँ, विद एज छोड़िए, आज के टाइम में तो छोटे जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी कम हो गया। रीज़न है कैल्शियम की कमी होना। बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम की तो सोल्ट है, तो कैल्शियम की मात्रा बॉडी में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम पूरा नहीं होगा तो बोन में तो दिक्कत आएगी। साथ में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कैल्शियम होता है ना वो सेकेंडरी मैसेंजर का भी काम करता है। याद है कल के लेक्चर में हम कुछ पढ़ रहे थे गैप जंक्शन से रिलेटेड, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो एक बार कल का लेक्चर देखना। हमने कुछ गैप जंक्शन का क्वेश्चन किया था, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बिठा रहा था, याद आ रहा है? तो वहाँ पे ऐसी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो मैसेज लेके जाते हैं, मेरे पास एक सेल है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो मैसेज लेके जा रहा है, वहाँ पे भी कैल्शियम का रोल बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे भी कैल्शियम का रोल। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट हमेशा बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट को, थैंक यू यार, तूने ना एक काम किया, तूने मेरा अपोजिट काम किया, लेकिन फिर भी थैंक यू। क्यों? क्योंकि तूने गलत जुड़ी हुई बोन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्रेडिट मैं ले जाऊँगा बोन फॉर्मेशन का, बट तोड़ा तो तूने तोड़ा, तभी तो मैंने उसको आगे रीग्रोथ किया। तो ओस्टियोक्लास्ट याद करने की ट्रिक देखो, ट्रिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके दिमाग में बर्डन नहीं डालेगी। ट्रिक वाला बॉक्स देखो, पर्पल कलर से है जो, पर्पल, बी इन ब्लास्ट, बी का मीनिंग होता है बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट मतलब बिल्ड करना, जो बोन थी उसको बिल्ड कर देना। ओस्टियोक्लास्ट मतलब जो बोन थी उसको क्रैश कर देना, बोन को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, हो गया क्लियर? थोड़ा सा हम इसको रिलेट करेंगे, इस टॉपिक को ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी। क्यों करेंगे रिलेट? क्या मज़ा आ रहा है हमें रिलेट करने में? हाँ जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है हमें रिलेट करने में। क्यों हम रिलेट करना चाह रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी? वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, और जब आप हॉर्मोन्स को पढ़ते हो तब आप एक चीज़ पढ़ते हो, एक होता है थायराइड हार्मोन, एक होता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, और गाली मत देने लग जाना, पैराथायराइड हार्मोन को अच्छा ही काम करता है ये, क्योंकि ये बोन को रिपेयर के टाइम पे ही क्या करता है, स्टिमुलेट, ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। ये मत सोचना कभी भी कि फालतू में बोन को तोड़ रहे हैं, ओस्टियोक्लास्ट फालतू में नहीं तोड़ रहा। जब बोन पहले से टूटी थी तो रिपेयर करना था उसको, उस टाइम पे ये काम कर रहा है कि भाई गलत ना जुड़ जाए, तो वहाँ पे कुछ बोन के सेल को तोड़ रहा है, क्रश कर रहा है। सी मीनिंग क्रश, क्रैश, डिस्ट्रॉय। क्लियर हो गया सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सप्लेनेशन में पता लगा, वो किसके ऊपर था, वो था पैराथायरॉयड हार्मोन पे। पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच भी बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को। बोन रीअब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाय व्हिच सेल? जल्दी से बताओ भाई आंसर इसका।
बॉन रीअब्जॉर्प्शन कैरिड आउट बाय विच सेल? अभी क्या हमने जो बॉन को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ओस्टियोक्लास्ट है। तो कुछ कुछ वर्ड्स एक बार रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ वर्ड जो हमने पहले वाली एक्सप्रेशन में नहीं करे थे अब कर लेते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, पहली बात तो बड़े होते हैं, बड़े होएगी, वैसे काम ही तोड़ने वाला कर रहे हो तो बड़े ही होएंगे। तोड़ने के लिए होता है ना, पूरी मशीन चाहिए, ज़्यादा बड़े सेल्स चाहिए। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। आरबीसी में कितने न्यूक्लियस है? जो है ही नहीं। मैच्योर आरबीसी में है भी सही है न्यूक्लियस जो नहीं है? बताना एक बार कमेंट करके। आरबीसी में न्यूक्लियस है भी सही या नहीं है? तो बोल के ही बता दो, मैं सुन लेती हूँ। नहीं है, वेल डन, नहीं है आरबीसी में न्यूक्लियस। यस, क्यों नहीं है? क्योंकि हीमोग्लोबिन को स्पेस चाहिए अंदर प्रेजेंट होने के लिए। तो ये ना थोड़ा सा देखो, हर सेल में न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट कुछ साइंस में एक्सेप्शन होती है, किस में मल्टी न्यूक्लियस है, किस में है ही नहीं। तो पता होना चाहिए हमें कि ओस्टियोक्लास्ट में मल्टी न्यूक्लियस है। एक सेल में बहुत 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 सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, जो ये ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये ना एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं? ये एसिड रिलीज करते हैं, साथ में कुछ इंजाइम। एक बात लिख लो इंजाइम के लिए, इंजाइम्स आर कैटालिस्ट। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। सेम बायो में बोन का बनना, बोन का टूटना केमिकल रिएक्शन ही तो है, और क्या है? फ़र्क इतना ही बॉडी के अंदर हो रही है, बस यही फ़र्क है कि ये रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। जब भी हम बात कर रहे हैं ओस्टियोक्लास्ट की, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होएंगे जो किसको सिक्रेट करते हैं? जो ये सेल्स, ये जो आप ओस्टियोक्लास्ट पढ़ रहे हो, यही एसिड को और इंजाइम्स को सिक्रेट कर रहे हैं। अब इंजाइम सुनो, इंजाइम कभी भी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। इनका काम है रिएक्शन का काम कराना, बात ख़त्म। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? जो हमारी बोन है, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है, हमारे पास बोन है, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो मटेरियल है उसको डिसॉल्व करा देंगे, घुलना शुरू करा देंगे उस मटेरियल का, ठीक है। हमारे पास हड्डी है, हड्डी के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर केमिकल मटेरियल कहेंगे चल हट निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है, बोन गई इस मटेरियल को हटा दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं भी टूट गई, है ना। कहते हैं ना कैल्शियम नहीं खाओगे तो बोन हो जाएगी वीक, बंदा हो जाएगा वीक और बोन टूटनी शुरू हो जाएगी। तो उस कैल्शियम के सोल्ट को ही तोड़ना शुरू करा देते हैं एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन से। अब सुनो, असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन आ जाए द एक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट आर फास्ट, क्या सही है क्या? नॉर्मल बोन का टूटना रिपेयर के टाइम पे और ये ओस्टियोक्लास्ट से टूटना फास्ट है। आप बोलोगे हाँ असर्शन तो लग रहा है फास्ट है, हाँ सही है। रीज़न, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट यूज़ करता है कैटालिस्ट को एज ए इंजाइम, तो अब ये रीज़न सही है। असर्शन रीज़न में दिक्कत कहाँ आती है? जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन से असर्शन का कौन सा रीज़न है, और ख़ासकर जब रीज़न भी सही हो असर्शन भी सही हो। कब करेक्ट कर पाओगे? जब आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज होएगी। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो काम को जल्दी करा रहे हैं। जो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल थे उन्होंने क्या किया, बोन के मैट्रिक्स को डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। थोड़ा एसिड भी था, जल्दी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मतलब बोन से तो हट गया ना, बोन से तो कनेक्शन हट गया ना। इसी चीज़ को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। आप बोलोगे क्या ये स्टेट एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है? अरे बिल्कुल ज़रूरी है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए, मैच द कॉलम के लिए, असर्शन रीजन के लिए, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अगर हॉट्स लेवल के आगे फिर तो एक्सप्लेनेशन ही तो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन करने की हैबिट डाल ली ना, तो एक टॉपिक में नहीं वो हर टॉपिक में हेल्प करेगी, क्योंकि आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग अब रेडी हो चुका है। आप हर पॉइंट में एक्सप्लेनेशन ढूंढने लग जाओगे। तो आपने खुद को क्या कर दिया, अच्छे से रेडी कर लिया कि हाँ मुझे तो ऐसे ही तैयारी करनी है। अब ये किसकी अपोजिट वर्क करते हैं? ओस्टियोब्लास्ट के।
ठीक है। और यही रीज़न होता है कि हमारा जो बोन रीमॉडल है वो थोड़ा बहुत चलता भी रहता है थ्रू आउट लाइफ। कोई नहीं, क्या होता है, सुनो, छोटा बच्चा, उसकी बोन बढ़ रही है ना, हमारी भी बोन की ग्रोथ कुछ हल्की फुल्की बोन के सेल्स, हमें पता नहीं लग रहा, बट हल्के फुल्के बोन के सेल्स जो ग्रो हो रहे हैं वो टूट रहे हैं, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी तो बोन बहुत ज़्यादा फास्टली एक्चुअली ग्रोथ कर रही है, लेंथ में भी ग्रो कर रही है और इवन विथ में भी ग्रो कर रही है, मतलब ऑल ओवर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है बच्चों में। तो वहाँ पे क्या होगा, गलत ना बढ़ जाए भाई, बोन बढ़नी तो किसी और डायरेक्शन में थी और बढ़ गई किसी और डायरेक्शन में। तो अगर मान लो गलत ग्रोथ होने लगी, ऑस्टियोक्लास्ट तोड़ देंगे, फिर ऑस्टियोब्लास्ट सही बना देंगे, ठीक है। तो पूरी लाइफ में ये काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब सुनो, इम्पॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पॉइंट है ये, ठीक है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है, वो चाहता है ऑस्टियोक्लास्ट काम करे, लेकिन एग्जामिनर तो इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। तो एग्जाम पॉइंट में थर्ड जो मैंने येलो कलर से लिखा, ध्यान देखो, कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन ये कहता है ऑस्टियोक्लास्ट को, अरे बस कर भाई, और कितना तोड़ेगा बोन को, तोड़ तोड़ के मार देगा क्या, ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने भी दे। ऑस्टियोक्लास्ट बोलता ठीक है कैल्सीटोनिन, आपने एक बार कह दिया ना, आपके कहने को हम नहीं टाल सकते। बॉडी के कितने भी सेल्स है ना, चाहे कितने भी बड़े सेल्स क्यों ना हो, वो हार्मोन की बात बड़े आराम से मानते हैं। हार्मोन ने बोल दिया ना काम बंद तो काम बंद, हार्मोन ने बोल दिया काम ज़्यादा तो काम ज़्यादा। आपको क्या लगता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करते हैं क्या? ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है। तो हार्मोन का कहना सब बहुत अच्छे से मानते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बोले कि अभी ओवर रिलीज़ कराना है इस एज में, तो इसी एज में रिलीज़ होगा। किसी का 12 की एज में प्यूबर्टी आ रही है, किसी की 11 में, किसी की 14 में, तो हार्मोन के कहने पे आ रही है। अब हार्मोन को भी कौन कमांड कर रहा है? ये पूरा अगर आपने सोचना शुरू कर दी ना, क्यों, कैसे, अपने आप पे इतना इजी लगेगा ना कंसेप्ट को लिमिट नहीं, बस एक क्यों वाला दिमाग में ले आओ कंसेप्ट, ऐसा क्यों, इसलिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से करो। तो कैल्सीटोनिन इनहिबिट कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट को तोड़ रहा है, तो हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से करी है ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो अटैम्प्ट। एक बार आपको टाइम ज़रूर लगेगा एक्सप्लेनेशन करने में, लेकिन इससे हमेशा आंसर सही होगा ऐसे। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए।